स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट पर। बहुत दिनों से आप लोगों को बहुत याद किया, बट फाइनली आप लोगों ने भी बहुत मिस किया होगा। तो अब हम लोग चलिए बात करते हैं, जो हम लोग टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। अगर हम जनरली बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन हमारा सिंपली एक चीज होती है ये कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट्स रे फ्रॉम मतलब कि बाउंड्री, मीडियम की बाउंड्री पे जब भी कोई लाइट रे बेंड होती है, अब वो बेंड अवे भी हो सकती है टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि वो जो लाइट है, अगर उसका मीडियम मैंने चेंज किया तो नॉर्मल के कंपेयर में वो क्या बेंट होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। इस बात को ही, इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन क्या होता है यहाँ पे बात करते हैं। द फिनोमिना the phenomena of bending of light ray at the boundary of two medium when, अब इसको किसी और चीज से हाईलाइट करते हैं, when it goes from one medium to other medium। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइट रे है, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है तो वो लाइट कितनी बेंड हो रही है, यही जो फिनोमिना होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे बेंडिंग हम पता कैसे करेंगे कि, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल से हम लोग जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब बात करें अगर रीजन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में जो अपवर्तन होता है या जो ये रिफ्रैक्शन होता है, इसका रीजन क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो याद रखिएगा ये जो रिफ्रैक्शन होता है इसलिए अकर करता है क्योंकि आपको पता है कि लाइट ट्रेवल्स डिफरेंट वेलोसिटी विद इन डिफरेंट मीडियम। यानी कि अगर लाइट का मीडियम चेंज है, माध्यम चेंज है, तो वो लाइट भी जो है ट्रेवल करेगी अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग वेग से। तो यही बात है यहाँ पे, रीजन ये है लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो लाइट जो होती है वो डिफरेंट वेलोसिटी में, डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट तरीके से वेलोसिटी से, वेग से चलती है। अच्छा चलो यहीं पे देखते हैं, जैसे एक बॉक्स मैंने दिखाया, मतलब एक कोई ग्लास का स्लैब है, यहाँ पे क्या है, कोई इंसिडेंट रे आई, इसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मीडियम एयर है, ये जो है एक कांच है, ग्लास है। अब इस लाइट को ऐसे जाना था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये क्या करती है, यहां से, रुको दूसरा हम ले लेते हैं, ये अब डेंसर मीडियम है तो डेंसर में याद रखिएगा नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, जो भी रिफ्रैक्टिव रे होती है। और अगर रेयर मीडियम होता है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है, भाई वेलोसिटी उसकी बदलेगी, वेलोसिटी और तेज होगी तो वो और तेज भागेगी, तो नॉर्मल से वो दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये एंगल आई है, आपको पता है एंगल, और ये एंगल इसका आर है। ठीक है, एरो बहुत बड़ा सा बना दिया, सॉरी ये वाला नहीं एंगल आ रहा है, तो छोटा होना है, ये एंगल आ रहा है नॉर्मल से, ये इसको बोलते हैं डेल्टा। अभी क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, तो अभी छोटा सा ये डायग्राम बनाया अभी समझाने के लिए, इसको नोट कर लो, इसको जो भी समझ में आया फिनोमिना देख लो इसको। अब इसमें हम पूरा दिखाते हैं। ठीक है,
अब इसका एक पर्टिकुलर बड़ा सा डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन होता क्या है। कि किसी भी मीडियम की बाउंड्री पे, यानी किसी दो मीडियम की बाउंड्री पे ही जो फिनोमेना अकर होता है जिसमें कि लाइट रे जो है वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जो लंब से दूर जाती है लंब की तरफ झुकती है। इसी फिनोमेना को ही बोलते हैं अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब एक क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये एन, एन का मतलब एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ठीक है, और किसी लाइट, मतलब ये एक मीडियम है पी क्यू। ठीक है, ये फिनोमेना यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई लाइट आ रही है। ठीक है, कोई लाइट आ रही है जिसका नाम ए है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये मीडियम जो है, मान लो ये रेयर था, ये डेंसर है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी, डेंसर है ना मीडियम, तो ये एंगल आर है, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा। ठीक है, अब इस लाइट को जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसे नहीं गई। तो अब ये क्या है, ये पार्ट जो है इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। कितना कितना वो क्या कहते हैं, हिंदी ये भी याद नहीं आ रही, कितना ये अपने हाँ पाथ से विचलित हुई। ठीक है, तो यानी कि इसको ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, या मीडियम चेंज हो गया, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ झुक गई। इसलिए झुक गई क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो एंगल जो रिफ्लेक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो हमारा चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम बोले एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, विचलन कोण। ठीक है, याद आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन, बताओ कितना विचलन हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा है, और कितना होगा डेल्टा, आप खुद ही देखो, आई ये पूरा है, ये भी आई पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे आर है, तो कैसे इसको निकालेंगे, आई माइनस आर करके निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ, कोई दिक्कत है, बताओ, निकाल सकते हैं ना। मैं डेल्टा पूरा निकालना है तो आई में से आर माइनस करोगे, हमें मालूम चल जाएगा ना कितना है, तो इसी को ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, जिसमें कि एक लॉ आप सुनोगे, बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, स्नेल लॉ। ठीक है, तो जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे, रिफ्रैक्शन, तो वहां पर हम आपको ये भी बताएंगे कि स्नेल लॉ क्या होता है। ठीक है, उसी का ही है, उसी में ही है। तो अगर लॉस की बात करें तो यहां पर भी सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स या टू लॉस, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला तो सेम सिमिलरली वही है, इन्होंने भी यही बोला यहाँ पर कि जो इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों ही एक पॉइंट पे, एक जगह पे लाई करते हैं, और बिल्कुल ये हमने देखा, हमें तीनों एक ही जगह पे मिल रहे थे, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे था, तो ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, लाई करेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, अब रिफ्लेक्टेड मत बोलना, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज एट सेम पॉइंट। उनका पॉइंट तो सेम ही था ना, आप जैसे भी दिखाया था ऐसे करके, तो ये है, फिर ये नॉर्मल था हमारा, और ये तो तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करती है ना, तो बस यही था, यानी कि सेम प्लेन पर लाई करें, सेम प्लेन पर। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गया। अब दूसरी जो लॉ
लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाती है बहुत ज्यादा। तो चलिए उसी पे आते हैं। तो जो हमारी सेकंड लॉ है इन्होंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द या इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड जो कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अभी क्या है, चलिए इसी बात करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इन्होंने बोला कि ये जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो, ठीक है। यानी कि साइन आई और साइन आर, भाई एंगल क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि साइन आई, और जो साइन आर है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट भी होगा जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज नोन एज refractive index, which is known as refractive index of first medium with respect to आपको पूरा लिखना, with शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, with respect to second medium it is represented as। अच्छा एक बात बच्चे ध्यान से रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये जो अपवर्तनांक होता है इसको म्यू से भी बहुत जगह रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत जगह एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एन भी वही है, सेम है, और म्यू भी सेम है। तो चलिए इन्होंने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इन्होंने बोला कि साइन आई साइन आर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि नियत रहेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, नियत। और जिसको क्या, जो किसके बराबर होता है अभी बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू के। म्यू और एन किसी से भी लिख सकते हो। और इसी ही लॉ को बोला जाता है स्नेल लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कहाँ लिख दे, ऊपर लिख देते हैं, या ऐसे बोल के ही बता देते हैं। तो दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इसी लॉ को ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन आपसे बहुत पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है, 2-4 नंबर में पूछा जाएगा स्नेल्स लॉ क्या होती है। तो याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो होता है ये कांस्टेंट के बराबर होता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको म्यू से कहते हैं। इसी को ही बोलते हैं, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जो होता है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो याद रहेगा। चलो तो इसको रफ करें, हिंदी में लिख लेंगे आप लोग। चलो अब यहाँ पे क्या है, जैसे माना इफ v1 एंड v2 ये दो डिफरेंट वेलोसिटी है, आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम, फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम, यानी कि v1 फर्स्ट मीडियम के लिए, v2 सेकेंड मीडियम के लिए। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, साइन आई अपॉन साइन आर बाई आर जो है साइन आई, मतलब इंसिडेंस क्या होगा, मीडियम 1 में होगा तो उसकी वेलोसिटी v1, और रिफ्लेक्शन जिसमें हो रहा है वो v2 बाई उसका होगा। तो ये भी हमें एक फॉर्मूला मिल गया,
ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। और वो जो साइन आई अपॉन साइन आर था इज इक्वल टू म्यू, ये इक्वेशन हमारी 1 है। ठीक है, इन इक्वेशंस को याद रखना, अभी काम आएगी। तो अब क्या है, अगर कंपेयरिंग करें बाय हाइजन प्रिंसिपल की, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट। तो यहां पे देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी बताना भूल गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जो आगे लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे वाले को करते हैं। ठीक है, पहले वाले को निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 अपॉन v2। भाई ये बताया था ना, लिखवाया था, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो हम ऐसे लिखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पीछे लिखा जाता है, जिसका निकालना है उसको आगे। भाई जिसका आपको निकालना है उसको आप आगे रखोगे ना रेस में। ठीक है, तो बस इस तरह से याद रखना। चलिए क्वेश्चन लिख लिए, इसी के आगे भी और बताना है। तब यहाँ पे क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग टू मीडियम द मीडियम इन विच वेलोसिटी इज ग्रेटर। अच्छा हाँ, चलो इसमें देखो दिखाते हैं। ऑन कंपेयरिंग टू मीडियम, a medium in which velocity is greater, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बताओ वो कैसा माध्यम होगा, रेयर मीडियम होगा। बताओ बेटा, रेयर, यानी कि इसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं रेयर को हिंदी में, विरल। विरल का मतलब हल्का होगा, वहां पे बहुत तेजी से स्पीड ऑफ लाइट जाएगी। लेकिन अब कहा, जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस मीडियम में वेलोसिटी धीमी हो जाएगी उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बेटा बोलते हैं, डेंसर, यानी कि इसको बोलते हैं सघन माध्यम। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है, यहाँ भी ऐसे कर रहा है, ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा मान लो ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर है, ये हमारा इधर डेंसर, यहाँ रेयर। याद रखना, रेयर मीडियम में क्या होता है, बहुत आराम से लाइट आती है और नॉर्मल से दूर रहती है। तो देखो नॉर्मल से दूर है, और जैसे डेंसर में आएगी ये नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, ये लाइट जो होती है नॉर्मल की तरफ झुकती है। समझ गए, बात नहीं समझे, नॉर्मल से ही एंगल बनाना, इधर मत बना देना। ठीक है, अब इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे गई, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम हुई, और वेलोसिटी कम हुई तो याद रखना जो सघन माध्यम होता है, जो डेंसर मीडियम होता है, वहां पर लाइट जो है नॉर्मल की तरफ झुकती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, लाइट अब जा रही है तो यहाँ पे भी घनी घनी जाएगी, मतलब इसी के पास रहेगी ना। अभी तो ये पढ़ा कि क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल रहेगी, इंसिडेंट रहे। लेकिन जैसे इसको फिर ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी। यानी कि इन केस ऑफ रेयर मीडियम द लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अवे यानी कि नॉर्मल से, लंब से दूर भागती है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई सघन माध्यम होता है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और किसी भी विरल माध्यम में नॉर्मल से यानी कि लंब से दूर भागती है। ठीक है, दूर चली जाती है। तो इसी तरह से याद रखिएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे v1 क्या है, v1 जो है वेलोसिटी तेज है एज कंपेयर टू v2। यहाँ पे क्या है, v2 की वेलोसिटी कम है, या v1 ये अगर माध्यम है तो इसकी वेलोसिटी कम है एज कंपेयर टू v2। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सारी चीजें। सो when light goes from denser to rare medium like glass, जैसे कि रेयर से डेंसर से रेयर, यानी कि डेंसर मतलब मान लो कोई लाइट है ग्लास से, अब वो एयर की तरफ बाहर जा रही है, तो जो ग्लास है वो हमारा डेंसर है,
और डेंसर से वो वापस वायु में जा रहा है, मतलब कि रेयर में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो रेयर मीडियम में जा रहा है, तो ये क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल से दूर भागेगी। रेयर मीडियम है ना, वेलोसिटी तेज है, तो वो जो है नॉर्मल से दूर भागेगी। बात क्लियर होगी? अभी प्रैक्टिकली समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब कुछ डेंसिटीज भी याद कर लेते हैं कि कौन कौन से मीडियम्स की कैसे कैसे डेंसिटीज होती है, जिसके कंपैरिजन में हम चीजों को याद करें। भाई आपको डेंसिटी याद होगी तभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख पाओगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि म्यू है क्या। तो अगर हम यहाँ पे डायमंड रखें, डायमंड सबसे घना माना जाता है, ठीक है। अगर हम डायमंड रखें, हम ग्लास रखें, उसके बाद हम रखें वाटर रखें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऑयल भी हो सकता है, और वैक्यूम रखें, ठीक है। तो अब चलो सबसे पहले कंपैरिजन अगर इसका किया जाए तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का, जो कि 1 माना जाता है, ठीक है। इसका होता है 1.0009 ऐसा होता है, तो अगर 1 भी रखोगे तो ओके है, ठीक है। इसका करेक्ट 1 होता है। वाटर की अगर बात करें तो वाटर का होता है 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या डेंसिटी अगर बात करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही होता है। उसके बाद अभी ग्लास की अगर हम बात करें, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.532 ऐसे समथिंग होता है, 1.52। और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का याद रखिएगा 2.45। ये जो है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इनकी डेंसिटीज होती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े। रिफ्रैक्शन, ये जो बताने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखना। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है वो अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे कराया जाए तो क्या होगा, इसी को ही देखना है। तो ये एक हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, देखो इसको ध्यान से, ये हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब इसी में देखेंगे जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कराया जाएगा तो क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली करके देखा जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या होगा। यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं। एक हमने क्या लिया यहाँ पे, ग्लास स्लैब, ठीक है, ऐसी है। अब इस ग्लास स्लैब को जब लिया तो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले तो नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ है, यहाँ तक ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो, डजंट मैटर। अब यहाँ पे क्या है, ये ग्लास स्लैब है, इसको हम बोल देते हैं ए बी सी डी, इसके पॉइंट्स को बोल देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर जो रे आएगी वो ऐसे आ रही है, और ये क्या है, I1 है, ठीक है। अब ये एक डेंसर मीडियम है, भाई हमें पता है ये ग्लास है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, ये मीडियम 1 है, ये जो कि एयर है, तो ये रेयर है। तो ये जो होगा ये नॉर्मल से क्या होगी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये ऐसे गई, इसको R1 बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये ऐसे गई, अब ये रेस है, यहां से फिर जाएगी, ऐसे ही जाएगी, ठीक है, गई ऐसे। अब यहाँ पे अगर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो भाई डेंसर मीडियम है, तो इसको हम बोल सकते हैं सॉरी I2, क्या बोलेंगे, I2। बहुत जगह आपको ये भी दिखेगा कि ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये जेड वाला फिनोमेना पड़ा ना, ये और ये, तो ये ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है वापस से रेयर मीडियम में आ रही है, यानी कि एयर में वापस में आ रही है, तो ये क्या होगा, ये अब नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, ठीक है, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। अगर इसको ध्यान से देखो तो बच्चे एक बात बताना, क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि एंगल I1 जो है और एंगल R2 जो है ये दोनों बराबर लग रहे हैं।
मतलब कि ये जितना गई थी वापस, ये वापस से उतने ही से तो आ रही। देखो अब इसको अगर ऐसे बढ़ाओगे, देखो तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पैरेलल है, ये जो है पैरेलल है, यानी कि जो बाहर निकली इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो इमर्जेंट रे होती है, यहाँ पे होता क्या है सुनना, ये एक थिकनेस है इसकी, टी ग्लास स्लैब की थिकनेस है। यहाँ पे अगर देखोगे तो याद रखना जो इंसिडेंट रे है वो जब रेयर बाहर वापस से रेयर में आ रहा है तो जो R2 हमारा बन रहा है, यानी कि जो इमर्जेंट रे निकल रही है उसका एंगल और इसका एंगल, ये दोनों ही क्या है आपस में बराबर होंगे। अभी जब तुम लोग देखोगे तुम लोग खुद मालूम चलेगा कि साइन I1 बराबर साइन R2 आएगा। अब कैसे इसको ही देखते हैं, तो पहले तो इसका और इसका निकालते हैं, फिर इसका और इसका निकालेंगे। तो अगर आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऐसे तो लिखेंगे विद, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो पीछे आगे क्या जिसका निकालना है पीछे उसको रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मैंने बोला ना कि आप जिसका निकालोगे उसको तो रेस में आगे रखोगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जी का मतलब ग्लास, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलेगा साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रहा है? इसको एंगल 1। अब दूसरे वाले का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बाहर भी तो एयर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा साइन I2 बराबर साइन R2। और अभी आपने पढ़ा कि इमर्जेंट रे जो है और इंसिडेंट रे जो है ये दोनों ही बराबर होते हैं। इसमें कैसे प्रूफ करेंगे देखना। अगर मैं कहूं कि ए म्यू जी बराबर 1 अपॉन जी म्यू ए है, ऐसे रखा इसको, ऐसे इसको सॉल्व किया, ऐसे इसको सॉल्व किया, चलो देखते हैं देन क्या होगा। यहां पे रखो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, इसको स्प्लिट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I2। ठीक है, और अभी हमने देखा खुद ही कि साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। ठीक है, देन अब अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो आप खुद ही देखो कि I1 बराबर R2 हमारा निकल आया है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था कि ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के अगर हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे खुद ही देखो कि I1 जो है वो R2 के बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप देख रहे हो भाई इसको ऐसे जाना था ना तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन अगर हम बात करें दिस इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे देखो तो ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं, और इसी शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो याद रखना जो डिस्टेंस होती है इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे, जो दोनों पैरेलल आते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, यानी कि कितना इसने इसके पास से वो किया, इसी को बोलते हैं लेटरल डेविएशन या लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि अगर यहाँ पे देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, अगर किसी भी तरह का इसमें डेविएशन नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे, कोई भी तरह का, लेकिन मतलब कि क्या है एंगल सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि डिस्टेंस बदल जाती है, यानी कि ये इतना है तो इसको जाना था ऐसा, इसके ऊपर नहीं शिफ्ट हो सकता था, तो इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। यानी कि एंगल इनके बराबर होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और उस पैरेलल होने के दौरान ही कि उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है जिसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि इमर्जेंट रे जो होती है उनके अंदर लेटरल शिफ्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
अरे चलो रफ कर दिया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया ना। चलो अब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। तो ये ग्लास स्लैब है। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम लाइट पास कराएंगे एक पर्टिकुलर एंगल से, तो अगर आप लोग देखो, ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट किया है, तो अगर आप देख रहे हो तो ये नॉर्मल है और बीच में मतलब नॉर्मल होना चाहिए था, अभी कोई है नहीं पकड़ने वाला स्लैब, वरना हम आपको अच्छे से बताते। चलो कोई नहीं, इसको ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल, यहाँ पे एक नॉर्मल होना चाहिए था, यहाँ पे एक नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मतलब नॉर्मल है, मान लो यहाँ पे इमेजिन कर लो, तो ये नॉर्मल से क्या है, ये जो एयर है हमारी वो क्या है, एक रेयर मीडियम है, और अंदर ग्लास स्लैब में क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है, और अगर आप बाहर निकलते हुए अगर आप लोग को दिख रही है तो बहुत ध्यान से देखो, अगर नॉर्मल बीच में ड्रॉ करके इमेजिन कर लो तो खुद ही देखो कि बाहर रेयर मीडियम में एयर है, तो वो नॉर्मल से दूर भाग रही है, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो रे निकल रही है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, बाहर निकल रही है इमर्जेंट रे, ये भी बाहर जा रही है, ठीक है, अलग जा रही है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे ऐसे ही। चलो अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब हम यहाँ पे सीधे आगे पर्टिकुलरली बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक की अगर बात करें, क्या अपवर्तनांक, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो ये कैपेसिटी होती है जो कि बताता है कि किसी भी मीडियम की कैपेसिटी क्या है और वो जो लाइट आएगी वो कितना बेंट होगी, इसी को ही बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर मीडियम ज्यादा घना हो रहा है, डेंसर हो रहा है, तो वहां पर लाइट उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेंट होगी नॉर्मल की तरफ। तो ये जो कैपेसिटी होती है मीडियम्स की, ये बताने का काम ही कौन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम आर आई भी बोल सकते हैं, आर आई ऑफ अ मीडियम can be defined as its capacity of, मतलब इसकी क्या कैपेसिटी है किसी भी लाइट रे को बेंड कराने में, ऑफ बेंडिंग अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी कैपेसिटी उतनी पे मतलब बताएगी कि वो किस लाइट को कितना बेंड कर सकता है, ठीक है। तो याद रहेगा, मोर द कैपेसिटी, मोर द बेंडिंग कैपेसिटी, मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जितनी किसी की कैपेसिटी मीडियम की, मोर द कैपेसिटी, जितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी लाइट को बेंड करने की, मोर इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की कैपेसिटी होती है कि किसी भी लाइट को बहुत ही मतलब ज्यादा बेंड कर देती, तो इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बात क्लियर। तो अगर इसको देखो कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था अभी बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसको देखो दो तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे कैसे। तो चलो इसको रफ करते हैं, फिर बताते हैं कि लिखा कैसे जाता है, एक आध दो बातें और क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। और जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा भाई हमने ऐसे करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो म्यू लिखो चाहे एन लिखो, डजंट मैटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये भी सेम वही चीज है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 1, जस्ट ऑपोजिट, यानी कि ये मैंने इसके पीछे ले आया,
तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। भाई मैंने बोला ना जिसका निकालना है उसको आगे रखना ही रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। बस आपको ये इमेजिन करना है, चाहे ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले, आपको ये याद रखना है कि रेस में जो आगे है उसका निकालना है, जो पीछे है वो विद रिस्पेक्ट टू होगा, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब आप समझ लो, एन रखो या म्यू रखो, इसमें क्या है ऐसे रखोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इसी तरह से है, इसको अपने हिसाब से समझ लेना, किसी भी तरह से रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे N2 1 है, तो अगर इसका किस निकालना होगा तो लाइट अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। भाई पहले के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, इसलिए पहले हम कौन सा रखेंगे, इसकी रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बात क्लियर होगी, समझ में आ गई। यानी कि ऐसा है तो याद रखना है, स्पीड अगर में रखनी है तो हम पहले 1 की रखेंगे और उसी के कंपेयर में हमने क्या 2 को रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का निकालना है ना, तो ये क्या एक तरह का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से उसका भी होगा। अभी जब न्यूमेरिकल करने लगोगे अपने आप ही आने लगेगा धीरे धीरे। चलो अब बात करते हैं, 2-3 टॉपिक और खत्म करें फिर आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन करने के लिए एक तरीका बनाया गया है, जिसमें कि क्या होता है कि हम वैक्यूम या फिर एयर के आधार पे दूसरे मीडियम को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is its refractive index with respect to vacuum। वही मैंने बोला ना कि आपको जब निकालना है वो किसके कंपैरिजन में, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो वैक्यूम या फिर इसकी जगह पे एयर को भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना उसकी डेंसिटी कितनी होती है, इनकी वैक्यूम की 1 होती है और उसकी 1.003 होती है, यही सेम डेंसिटी ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है, ठीक है। चलो तो अब अगर ऐसे लिखा है NWA और ANW, अब देखो बात वही है, ठीक है, इस चीज को यही चीज बोल रहे थे, इसको आगे रख दोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे रखोगे, याद है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, यानी कि एयर में हम सी बोलते हैं, याद है, सी से लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर W, ठीक है। भाई इसको नीचे रखोगे इसको ऊपर रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ W। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, याद रखना बस इस चीज को, जो यहाँ रहेगा वो नीचे जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो नीचे जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कुछ मटेरियल्स की बात करें डिफरेंट तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर इन विच कलर। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा होता है Vmax, यानी कि यहाँ पे क्या है, वॉयलेट कलर के लिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और सबसे कम किसके लिए होगा बताओ फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर के लिए। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना
लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा होता है। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप कैसे रखेंगे इसको, ठीक है। याद रखना, मैं बता ही दे रही हूँ। लैम्डा जो होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी कि वेवलेंथ जो होती है, वो किसकी ज्यादा होती है? वेवलेंथ जो होती है वो हमारी बैगनी कलर की सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड कलर। तो याद रखना, जो रेड कलर होती है उसकी वेवलेंथ भी कम होती है, तो जब वेवलेंथ कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हर साल ही पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर याद रखना, अगर मैं ऐसे दूं NWA, तो इसकी अगर कोई पूछे आपसे एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालनी, डेप्थ कैसे निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब ये क्या है, इसको निकालना पड़ेगा। कभी आपने देखा होगा कि किसी भी पेंसिल को डालो या किसी भी पॉइंट को डालो, तो वो जहां एक्चुअल में होता है, क्योंकि भाई इसका मीडियम चेंज हो गया, बॉटम में रखा है, तो हम अगर उसमें उंगली डालेंगे हमें लगता है इधर है, हमें लगता है ये बगल में, लेकिन वो यहाँ ना होके इससे दूर होता है। तो एक्चुअल में एक्चुअल डेप्थ जो उसकी है और उसके अलावा जो उसका एपरेंट डेप्थ है, उनको कंपेयर करके हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है ऐसे भी निकालने का। तो ये मतलब ऐसा पूछा जा सकता है, वैसे और कुछ पूछेंगे नहीं इसके अलावा। तो याद रखना, बस ये सब चीजें हैं, इनको पढ़ लेना। याद रखना, अगर हम बात करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि भी मैंने बताया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट होता है, वो कितने फैक्टर्स पे किस बात पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही उसका इमर्जेंट एंगल भी बढ़ेगा, और उतना ही शिफ्ट भी तो बढ़ेगा भाई। जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा, इमर्जेंट एंगल भी लास्ट में देखा था उसका उतना ही बढ़ेगा, और तो शिफ्ट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी ब्लॉक की, यानी कि जितना मोटा ब्लॉक होगा ग्लास स्लैब, उतना ही ज्यादा वो लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा बढ़ाओगे लेटरल शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। चलो तब नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, तब तक के लिए प्रिपेयर रहो और इसको पढ़ते रहो, ठीक है।